नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग जो है एक एक टॉपिक के लिए एक एक महामैराथन लाने वाले हैं। उसी क्रम में आज जो है हम लोग जो है मैथ का जो है महामैराथन देखेंगे। इसमें 2 वीडियो आएगा। एक वीडियो आपके कॉन्सेप्ट का रहेगा। आज जो है ये कॉन्सेप्ट का वीडियो है महामैराथन, और जो है इसके बाद हम जो है प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। जो जो ये टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में जिस टाइप के बन सकते हैं उस टाइप के प्रश्नों को लेके आएंगे। तो एक बार इसको हम सिलेबस पर नजर डाल लेते हैं। तो सिलेबस में है पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्गमूल एवं वर्ग, घातांक एवं घात और औसत। ये 6 टॉपिक आपके जो है मुख्य रूप से हैं। तो हम लोग इन्हीं 6 टॉपिक के कॉन्सेप्ट होते हैं, जो पहले कुछ चीजें होती हैं जानने को ना, तो उसको बताएंगे। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा और इसके नेक्स्ट डे अर्थात कल इससे जो है संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लेके आएंगे। तो आइए आज के कॉन्सेप्ट वीडियो को हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हम सब लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है। यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो मैथ का सिलेबस हम सबसे पहले देख लेते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले कितना पढ़ना है और हमको कहाँ तक जाना है ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या क्या सिलेबस में है पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक, औसत, प्रतिशत और साधारण अंकगणितीय समीकरण। ये 6 टॉपिक उसने दे रखा है और इन्हीं 6 टॉपिक से 5 प्रश्न जो है वो पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है पूर्ण संख्या और भिन्न और दशमलव के बारे में जानकारी लेंगे, फिर एक एक करके सारे जो है टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है क्या है अपना, है पूर्ण संख्या। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब होता है कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ बात आती है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। वह संख्याएं जिनसे हम क्या करते हैं, वह संख्याएं जिनसे हम गणना करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अगर कहीं पे ये प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है तो उसका आंसर होगा अनंत, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है तब भी वो अनंत होगी। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्ण संख्या से n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। अगर n पूर्ण संख्याओं का योग होगा n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, n पूर्ण संख्या मतलब अगर कहीं पे यह प्रश्न पूछ लें प्रथम 14 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n के स्थान पे आप 14 रख देंगे और 14 और ब्रैकेट में 14 - 1 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। n पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम कहते हैं प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होंगी, तो 0 1 2 3 4 तक पहुंचेंगे तो 5 पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, और जब 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर अगला तथ्य है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग तथा प्रथम n पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर n होता है। इसको समझिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम करें, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, इनका जोड़ कर लीजिए। और तथा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी, तो 0 1 2 3 4 तक होगी, तो 4 तक होगी। 0 में 0 1 2 3 4 जोड़ेंगे और इधर प्राकृतिक वाले में 5 तक जोड़ेंगे। जब दोनों को घटाएंगे तो 5 ही तो शेष बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। तो प्रथम 5 संख्याओं का
प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग तथा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है वही यन होता है, अर्थात 5 ही निकल के आएगा। जो भी हम लेंगे या प्रथम 6 लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे अपना है अभाज्य संख्याएं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग अभाज्य संख्याओं को समझ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसे जो है अभाज्य संख्या बोलती हैं। एक वो संख्या स्वयं होगी और एक होगा 1 होगा। ठीक है, तो वो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 ले लेते हैं, 5 के केवल 2 ही फैक्टर होंगे, एक होगा, 1 5 होगा। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर कोई आपसे पूछे तो 2 होगा। ध्यान रखिएगा, एक जो है ना अभाज्य है ना भाज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये प्रश्न स्टेटमेंट में पूछा गया है कई बार। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना प्रथम 25 अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन है उसको देख लीजिए। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और 23 है। तो ये 9 संख्याएं हैं 1 से 25 तक। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 15 हैं। कौन कौन हैं उसको देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 है। ठीक है, और प्रथम अगर 100 तक पूछेगा तो प्रथम 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो प्रथम 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो आप बताएंगे 25 हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। ये प्रश्न पूछे गए हैं पिछले कुछ परीक्षाओं में, वहाँ पे पूछ लेता है कि 1 से 50 तक, या तो याद रखें या तो आप वहाँ लिख के काउंट करें, तो उससे अच्छा कि हम लोग इसको ध्यान ही रख लें। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये कहीं पूछ ले 1 से 100 तक एक अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक अंक की कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसके बाद 11 शुरू हो जाता 2 अंक की, तो 4 हो जाएंगी। और इसी प्रकार अगर पूछ ले 1 से 100 के बीच में दो अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 टोटल है और 4 उसमें से घटा देंगे। 1 से 100 तक एक अंक की अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, 4 हैं। और 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है? 25 है। एक अंक की में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जान गए तो भाज्य संख्याएं भी देख लेते हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? एक से बड़ी संख्या जो अभाज्य नहीं है वह भाज्य संख्याएं होती हैं। एक से बड़ी संख्या जो क्या नहीं है? अभाज्य नहीं है। तो हमने अभी आपको पहले भी बताया कि एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में, सीटेट में, यूपी टेट में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाए? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? देखिए, एक आता है, एक ना भाज्य ना अभाज्य है। 2 आएगा, 2 अभाज्य है। 3 अभाज्य है, तो बचा कौन? उसके बाद 4 ही तो आएगा। तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे है इसी से अभाज्य से संबंधित, रूढ़ संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न है। अभाज्य संख्याओं को ही रूढ़ संख्या कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं इसको। अब उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसको देख लेते हैं। 2 संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अलावा कोई फैक्टर ना हो। 2 संख्याएं लीजिए, उनका मासा अगर 1 है तो वो जो है सअभाज्य संख्याएं होंगी। एग्जाम्पल 2 7 और 2 9। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि वो संख्याएं अभाज्य ही हों, लेकिन उनका जो है एलसीएम 1 होना चाहिए। देख सकते हैं आप इस एग्जाम्पल में, यहाँ पे 2 है और 9 है। 2 जो है अभाज्य है, लेकिन 9 क्या है? भाज्य है। लेकिन उनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 1 ही आएगा। 2 और 9 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होने वाला है। फिर 2 अभाज्य संख्याएं, कुछ इससे तथ्य है रिलेटेड, उसको देख लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सअभाज्य होती हैं। भाई
कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, उनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा, क्योंकि अभाज्य संख्याएं में एक के अलावा कोई फैक्टर कॉमन होता ही नहीं है। दो क्रमागत संख्याएं सदैव अभाज्य होती हैं, चाहे जो दो क्रमागत संख्या ले लीजिए, भाज्य अभाज्य कुछ भी हो, जैसे 3 4 5 6, उसमें कोई कॉमन नहीं होगा, केवल एक ही कॉमन होगा, वो भी केवल 1 होगा। अब देख लेते हैं जुड़वा अभाज्य। देखिए, एक सभाज्य है, एक जुड़वा अभाज्य, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सभाज्य में कोई दो संख्याएं जिनका एलसीएम 1 हो वह सभाज्य है, लेकिन जुड़वा अभाज्य उसे बोलते हैं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, यहाँ पे अभाज्य दोनों संख्याओं का होना जरूरी है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, उसको हम जो है युग्म अभाज्य या जुड़वा अभाज्य बोलते हैं। जैसे 3 5 5 7 11 13 17 और 19 ये हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने पूर्ण संख्याएं देख लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमने बताया भी कि वह संख्याएं जो गणना करने के लिए प्रयुक्त होती हैं उनको प्राकृतिक संख्याएं हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो कि 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक होती हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर योग को हम पूछ ले तो होगा n+1 डिवाइडेड बाई 2 बटे में 2 होता है। n प्लस डिवाइडेड बाई 2। अगर एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि अगर पूछ ले प्रथम 14 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो n के स्थान पे 14 रख देंगे। तो यहाँ जब 14 रखेंगे तो 14 और ब्रैकेट में 14 1 15 15 और बटे में 2, जो भी आएगा वो आंसर उसका हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है n, अगले ब्रैकेट में n+1, फिर अगले ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसको ध्यान रखेंगे, ये क्या होता है, ये होता है n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिए। इसको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, दोनों को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग है, अगर उसका हम होल स्क्वायर कर दें, उसका अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो वो जो है आ जाता है उसके घनों का योग। तो इन दोनों को रिलेट करके हम लोग सीख चुके हैं। देखिए n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर करने पे घनों का योग निकल आता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ आता है, ये पूछा जाता है कि एक से मान लीजिए के बीच में पूछता है, क्या पूछता है, के बीच में और तक, ये प्रश्न पूछता है। जैसे अगर पूछ ले कि 10 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो अगर बीच में पूछेगा तो दोनों संख्याएं जो किनारे किनारे वाली हैं उनको छोड़ देंगे। जैसे 10 और 13 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो 10 और 13 को छोड़ देंगे तो 11 और 12 आ जाएगा। अगर तक पूछेगा, तक, तो उन दोनों को लिया जाता है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है कि 25 से 28 तक कितनी संख्याएँ हैं, 28 तक किया ना, तो 25 26 27 और 28 हम चारों संख्याएँ यहाँ पे लेंगे। तो तक और बीच में जो है अंतर क्या है आप समझ गए। बीच में कहेगा तो दोनों वाले छोड़ के, अगर तक बोलेगा 1 से 100 तक तो 1 को भी काउंट करेंगे और 100 को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देख लेते हैं, एक और है इसमें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, उसको ये आपने टॉपिक में तो नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है या इसका उपयोग हमें जो है प्रश्नों को हल करने में होता है। तो अगर nवां पद बराबर an बराबर होता है an+1 डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले समांतर श्रेणी को समझ लेती है। समांतर श्रेणी ऐसा होता है कि जिनमें क्रमागत दो पदों का अंतर जो है बराबर हो, जैसे 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो इसमें अंतर सब में 1 1 है। अगर 2 4 6 8 लें तो मतलब अंतर सब में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब देख लेते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद का मतलब जो है 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद। तो क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। तो a क्या है, a होगा प्रथम पद आपका, और n क्या होगा, कौन सा पद पूछ रहा है, d क्या है, डिफरेंस है। जैसे 1 2 3 4 5 में 1 1 का डिफरेंस है तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी।
अगर 2 4 6 8 है तो सब में उसमें अंतर 2 2 का है तो डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं n पदों का योग। n पदों का योग बराबर होता है n/2 a प्लस एल। ए क्या है? प्रथम पद है और यल क्या है? अंतिम पद है। ठीक है, अगर प्रथम और अंतिम पद नहीं पता है, प्रथम पद तो पता होगा, अगर अंतिम पद नहीं पता है तब ये फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा? n/2 ब्रैकेट में 2a n-1 इंटू डी। ठीक है, ये कैसे आया देखिए, ए यहाँ रख दिए और यल बराबर होता है, ये जो नवा पद है उसी को यल भी बोलते हैं, तो यल बराबर होगा a n-1 इंटू डी। तब जब ए कर दे, ए प्लस होगा यहाँ पे, ए प्लस, यहाँ ध्यान रखिएगा ए प्लस होगा, प्लस यहाँ लगा लीजिएगा, प्लस नहीं लगाया तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगर 1 से 100 तक पूछ ले कि संख्याओं का योग कितना होगा तो 50 50 होगा। 101 से 200 तक का 1 50 50 होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और 200 से 300 क्या होगा? 2 50 50। 3 से 400 तक 3 50 50। 400 से 500 तो 4 50 50। इसको देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? इसको देख के आप समझिए, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 50 50 50 सब में कॉमन है। ठीक है, अगर 1 से कर रहे हैं 100 तक तो 50 50। 101 से 200 कर रहे हैं तो 1 आगे आ जा रहा है। 200 से 300 कर रहे हैं 2 आगे आ रहा है। 300 से 400 कर रहे हैं 3 आगे आ रहा है। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है। अगर हम 500 से 600 के बीच में करेंगे तो 5 और उसके बाद 50 50 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है पूर्ण संख्याएं से जो भी संबंधित चीज़ें थी उसको हम लोग सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? भिन्न है। भिन्न क्या होता है? किसी चीज़ का हिस्सा, किसी चीज़ का हिस्सा क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न बराबर क्या? भिन्न को किस में लिखते हैं? अंश और हर में लिखा जाता है। अंश को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटर, और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता है अंश हर, सभी लोग जानते हैं। अब देखते हैं भिन्न के प्रकार, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं। तो एक होता है साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न जिसको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। उसमें साधारण भिन्न में, जैसे साधारण भिन्न का मतलब होता है ए बटे, अगर a/b कहीं लिखा गया है तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो होगा साधारण भिन्न। अब उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर को उचित बोलते हैं और इम्प्रॉपर को अनुचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर भिन्न किसे बोलते हैं? जिसमें हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 3/5। ठीक है, तो उसको प्रॉपर बोलते हैं। अगर कहीं 5/3 लिखा हो तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, इसमें अंश बड़ा होगा। अगर हम यहाँ मोटा मोटा समझें कि ऐसा कोई भिन्न जिसको जो है फिर सरल ना किया जाए, 3/5 को अगर हम भाग करके नहीं लिख सकते, लेकिन अगर 5/3 को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 × 3 और 2 5/3। एक सही 2/3 लिख सकते हैं नहीं 5/3 को। तो जो है जिसमें सरल में नहीं तोड़ा जा सकता वो प्रॉपर होगा या उचित होगा, जिसको तोड़ा जा सके वह इम्प्रॉपर होगा या अनुचित होगा। ठीक है, अब आता संयुक्त भिन्न। ऐसा भिन्न जिसमें एक अंश पूर्णांक हो उसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न। जैसे 2 सही 1/2 हो जाएगा संयुक्त भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होगा? मिश्रित भिन्न में मतलब अंश व हर फ्रैक्शन में होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए, देखिए ये लिखा है ना 2/3 बटे में 4/5। तो अगर हम ऊपर यहाँ पे ध्यान देंगे 2/3 को अंश मान लें और 4/5 को अंश मान लें तो दोनों फ्रैक्शन में है ना, तो इसी को बोलते हैं मिश्रित भिन्न। अब आता है व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल क्या होता है? अगर कहीं पे पूछ ले कि रेसिप्रोकल क्या होता है, कोई भी भिन्न दिया हो उसको उल्टा करके लिख लीजिए। जैसे समझते हैं, अगर कहीं पे दिया है 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो बस यही कुछ नहीं करना, 5/3 लिख दीजिए, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब आता है सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या होता है? सतत भिन्न को हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। सतत भिन्न होता है कि जिसमें जो है कंटिन्यूअस जो है नीचे चीज़ें लिखी हुई हों उसको बोलते हैं सतत भिन्न। जैसे 1/1 + b, ठीक है, b + c, ऐसे देखिए ना, ये होता है सतत भिन्न। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, उसको हम जो है कॉन्सेप्ट वाले का जब अगला मतलब आएगा तो उसमें हम कराएंगे। अब आते हैं छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न। यहाँ से पूछा जाता है, भिन्न दे देगा और पूछेगा कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है इन सब में। तो कैसे समझेंगे?
कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं, बाकी हम कल बताएंगे इसको, ठीक है। बाकी जो और चीज़ें हैं उसको हम बताएंगे कैसे निकालते हैं। ये तो वो है कि डायरेक्टली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, देख के कर सकते हैं। पहला क्या कंडीशन है, जब हर बराबर हों तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह बड़ा होगा, ठीक है। जब हर बराबर हों जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह बड़ा होगा। समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कहीं पे लिखा है 3/5, 4/5 और 6/5। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारे का सारा जो है हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, तो सबसे बड़ा अंश किसका है 6/5, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 6/5। दूसरे में समझते हैं, जब अंश बराबर हो तो जो जिस भिन्न का हर छोटा हो वह भिन्न बड़ा होता है। यहाँ पे पहले में तो था हर बराबर हो, अब इसमें अंश बराबर हो, जैसे 3/5 कॉमा 4/5 कामा 6/5, ठीक है 6/5। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, ठीक है। तो जिसका जो है क्या हो बड़ा हो, ये बड़ा हो अंश, ठीक है, वह भिन्न सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अगला बताते हैं, अगर भिन्न के अंश व हर का अंतर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा हो वह बड़ा होता है। इसको समझिए, जैसे मान लीजिए लिखा है कहीं पे 3/5, ठीक है, फिर है 5/7, फिर है 7/9, ठीक है। देखिए इसका अंतर क्या होगा 2 होगा, इसका भी अंतर 2 है, इसका भी अंतर 2 है, अंश और हर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न कौन हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी 7/9, ठीक है। तो भिन्न वाला जो कॉन्सेप्ट था वो आप सीख गए हैं। अब हम जो है आगे देखेंगे, कौन सा हम आगे देखेंगे, तो आगे देखते हैं आगे क्या है, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होता है, ठीक है, जैसे जो पॉइंट में लिखे रहते हैं, जैसे 0.25 ये होता है, इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न। अगर 1/4 लिखा है इसको भिन्न बोलते हैं, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, दशमलव भिन्न क्या क्या होता है तो आप लोग समझ गए हैं। कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। एक होता निश्चित, एक होता अनिश्चित, 2 प्रकार के मेन होते हैं। निश्चित भिन्न वो होता है कि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। जैसे 1/4, 1/4 का अगर करेंगे 0.25 आएगा। इसके बाद दशमलव के बाद 2 ही अंक हैं और वो निश्चित हैं, तो उसको बोलते हैं निश्चित भिन्न। अगर कहीं 1/3 है, इसके बाद आप आएगा 0.3333 ऐसे आता रहेगा, अनंत तक आएगा, तो इसको बोलते हैं अनिश्चित भिन्न, ठीक है। अब अनिश्चित भिन्न आगे चल के जो है दो पार्ट में हो जाता है। क्या है उसको देख लीजिए। एक होता आवृत दशमलव भिन्न, एक होता है अनावृत दशमलव भिन्न। आवृत दशमलव भिन्न होता है जिसके बाद जो है दशमलव के बाद जो है आवृत हो, वो संख्याएं आए, ठीक है, उसको बोलते हैं आवृत। और जिसके बाद जो है रिपीटेशन ना हो उसको बोलते हैं अनावृत। अब देखिए रिपीटेशन होना ना होना ये हो गया। और अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आवृत में आता है एक शुद्ध और एक आता है मिश्रित। शुद्ध वो होता है कि जिसके बाद आने वाले जो है संख्याएं जो है एक ही संख्याएं बार बार रिपीटिशन हो उसको बोलते हैं शुद्ध, और जिसमें नहीं हो उसको बोलते हैं मिश्रित। इसको आगे हम लोग अभी देखेंगे। चलिए देखिए, जैसा हमने बताया निश्चित दशमलव भिन्न, ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्याएं क्या हो, अंकों की संख्याएं निश्चित हो, उसे बोलते हैं निश्चित दशमलव भिन्न। यहाँ पे 1.25 है। अनिश्चित में हमने बताया कि देखिए 1/3 को आप कभी भाग करिएगा ना, वो हमेशा ऐसे आता ही रहेगा, तो उस पर हम लिख देते हैं बार। आवृत क्या होता है, ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंक या सभी अंक रिपीट हो उसको आवृत बोलते हैं। कुछ अंक भी रिपीट हो सकता है और सारा भी रिपीट हो सकता है, उसको आवृत बोलते हैं। और उसमें देख लीजिए शुद्ध और मिश्रित क्या होगा। शुद्ध का मतलब हुआ कि एक ही अंक का रिपीटेशन हो, जैसे जितने भी अंक हों उसके बाद वो सारे रिपीट हों, जैसे 6.6 तो यहाँ हो गया, ठीक है। मिश्रित क्या होता है 3.67, देखिए 6 है लेकिन 6 का रिपीटेशन नहीं हुआ, केवल 7 का हुआ है, तो ये मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। अनावृत ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद अंक
अनंत हों लेकिन वो रिपीट ना करें। क्या हो? अनंत तो होंगे, ये भी निश्चित संख्या नहीं होगी कहाँ तक रहेगी, लेकिन वो एक साथ नहीं आएंगे। जैसे 3 आ गया, 6 7 5 4 3 ऐसे आएगा, लेकिन उसका रिपीटिशन नहीं आपको दिखेगा। दिखेगा तो बीच में दिखेगा। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे 5 6 7 6 7 6 7 6 7 है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 6 7 का रिपीटेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पैटर्न नहीं दिखेगा, वो होता है अनावृत। तो आई होप आप लोग समझ गए कि आवृत क्या होता है, अनावृत क्या होता है। जिसके बाद अंक रिपीट करें उसको आवृत, और जिसमें अंक तो रिपीट करें, अनंत हो लेकिन अंक ना रिपीट करें, उसको बोलते हैं अनावृत। ठीक है, शुद्ध और मिश्रित आप समझ चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा टॉपिक है, जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, क्या था? पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न, वो समाप्त हो गया। अब आएगा वर्ग और वर्गमूल। तो आप इसमें एक काम करिएगा। क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम ये करिएगा कि 1 से कम 25 तक की संख्याओं या 30 तक की संख्याओं का वर्ग तो ज़रूर आप याद कर लीजिए, काम आएगा आपको, एग्जाम में समय बचेगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। ठीक है, वर्गमूल कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, तभी वह संख्या जो है वर्गमूल उसका बनेगा। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 3 और 7 8 हैं तो किसी भी कीमत पे वह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना संख्या याद रखने से अच्छा है कि 4 ही संख्याएं में याद करें। कौन कौन? 2 3 7 और 8 हों तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। ठीक है, 0 है तो उसका पूर्ण वर्ग बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए 100 है तो 100 का तो है ना पूर्ण वर्ग, उसका वर्गमूल 10 बनता है। ठीक है, तो किसका नहीं बनेगा? जिसमें 2 3 7 8 हो, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ वर्ग से संबंधित कुछ नियम हैं, और वर्ग कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का, उसको भी हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, क्या है? सम संख्या, कुछ पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। जैसे 2 है सम संख्या, उसका वर्ग करेंगे 4 आएगा, वो विषम होगा। 3 विषम संख्या है, उसका वर्ग करेंगे 9 आएगा, तो वो भी विषम है। ठीक, समझ गए इसको। अब आइए आगे बढ़ते हैं वर्ग निकालना। वर्ग देखिए, निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। क्या क्या है? वो 2 डिजिट में हो सकता है, वो 3 डिजिट में होगा। इससे बड़ी संख्या 3 डिजिट से ज़्यादा का वर्ग ना पूछा जाता है, ना ही हम लोग सीखेंगे। हमारे एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है। अगर मान लीजिए 2 डिजिट की कोई संख्या है, उसका वर्ग निकालना है, एज एग्जाम्पल 34 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? उन दोनों का पहले करेंगे a² और b²। तो a² को, जैसे यहाँ पे a का क्या है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? a 3 है, a बराबर 3 है, b बराबर क्या है? 4 है। अब पहले 3 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे लिखिए 9, और 4 का स्क्वायर उसके बगल में लिखिए 16। यहाँ तक समझ गए? उसके बाद करिए 2ab। 2ab का मतलब 2, a का मतलब 3, b का मतलब 4, 4 3 12 दूना 24 आया। 24 आया ना, तो 24 को एक अंक छोड़ के लिखना है, इसके बाद उसको जोड़ देना है। 6 4 1 5 9 2 11, तो यही जो आ गया 1156, यही 34 का वर्ग है। और इसमें क्या ध्यान रखना है, एक चीज़, कि जो b² है, a² को तो आप 1 डिजिट में लिख सकते हैं, लेकिन जो b² है उसको कम से कम 2 डिजिट में लिखना है। अगर वो 2 डिजिट में आ रहा तो ठीक है, नहीं है तो 0 बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पे 32 को समझते हैं, 3 का वर्ग हमने 9 लिखा, लेकिन 2 का वर्ग किया तो 4 आया, जो कि सिंगल डिजिट में है, लेकिन सिंगल में नहीं लिख के 04 लिखेंगे। और बाकी क्या ध्यान रखना है कि 2ab को एक इकाई अंक लास्ट में छोड़ के हमेशा लिखेंगे। यहाँ पे भी देखिए लिखे थे, यहाँ भी लिखेंगे। फिर जो है 4 2 और 9 1 10, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा गया है कि लास्ट वाले संख्या का वर्ग 2 डिजिट में लिखें, अर्थात b का वर्ग 2 डिजिट में लिखें, तथा 2ab को इकाई अंक छोड़कर लिखना
चाहिए। वही चीज़ हमने लिखा जो आपको बताया। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया 2 डिजिट वाली बात। अब देख लेते हैं 3 डिजिट में अगर संख्या हो तब क्या करेंगे। एज एग्जाम्पल के रूप में 104 है, तो 104 है कोई संख्या, तो उसको सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, हम 4 जोड़ देंगे और तो क्या इतना हो जाएगा 108। फिर 108 को 100 से गुणा कर दीजिए, तो जो भी आए और प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, जो भी आए उसका आंसर हो जाएगा। देखिए जब इसमें गुणा करेंगे तो 10 8 00 आएगा, 16 जोड़ेंगे 10 816 आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए कहीं पे क्या है, कहीं पे मान लीजिए 204 होता है अगर यहीं, तब क्या करते हैं, तब भी हम इसमें 4 जोड़ते तो वो हो जाता 208। फिर 208 जब होता तो उसमें अब 100 से ना गुणा करते, 200 गुणा करते, 200 से गुणा करते और प्लस 16 और जोड़ देते, इस 4 का स्क्वायर जो भी आता उसका आंसर हो जाता। अगर 300 होता तब भी ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला है कि जब अंतिम संख्या शून्य हो, जब अंतिम संख्या शून्य हो तो एक शून्य और बढ़ा के अगली संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, वही हो जाएगा। देखिए 70 का जब करेंगे 0 0 कर लीजिए 2 बार और 7 7 49। अब अगला पॉइंट है जब अंतिम अंक 5 हो, कुछ नहीं करना है, 5 का कर दीजिए सीधा वर्ग, यहाँ लिख दिए 25, और अगर यहाँ पे 2 है उससे एक अंक बढ़ा के गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, जैसे 2 है तो 3 कर देंगे, 3 दूना 6 तो 625 का आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर 45 होता तब क्या करते, कुछ नहीं, 5 का वर्ग करिए 25 और 4 से एक बड़ा कर दीजिए, 5 चौका 20, तो 20 और 25 उसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ये तो हो गया वर्ग निकालना 2 डिजिट का 3 डिजिट का। अगर डायरेक्ट पूछ लेगा तो आप कर देंगे फट से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम देख लेते हैं वर्ग वो दिया है तो वर्गमूल अगर पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे। देखिए वर्गमूल पूर्ण संख्या के अंकों का योग 1 4 7 और 9 होता है। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके जो है पहचान का है, ठीक है, तो उसके अंकों का योग 1 4 7 9 होगा। कहते जैसे मान लीजिए 31 का हमने वर्ग निकाला है यहाँ पे, तो कितना आया 961। अब 961 को जब जोड़ेंगे 9 छा 15 1 16 हो जाएगा, 16 का अंक जब जोड़ेंगे 1 छा तो 7 आएगा। ऐसे उसकी पहचान हो सकती है। अगर संख्याएं बड़ी हैं और समय कम बचा हुआ है तो आप वहाँ पे सही इस हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर संख्या, ये संख्या है, ये नंबर 0 से बड़ा है परंतु 1 से छोटा है तो उसका वर्ग हमेशा संख्या से छोटा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं कि वर्ग निकालना सीख गए हैं, उससे संबंधित हम पहचान भी सीख गए हैं, बिना निकाले हुए भी जान सकते हैं कि वर्ग पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। लेकिन फिर भी वर्गमूल अगर पूछ लिया है कहीं पे तो कैसे निकालेंगे। हमने अभी पहले भी बताया था कि जिस संख्या के लास्ट में 2 3 4 7 है उसका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है, उसके अलावा एक बचता है 4 6 9 5 और 0। यहाँ पे 0 भी लिखिए, 0 है तो उसका पूर्ण वर्ग बनेगा। और क्या क्या उसका पूर्ण बनेगा, 1 है किसी संख्या के लास्ट में तो 1 और 9 उसके इकाई के अंक में हो सकते हैं। जैसे 1 है तो 1 का वर्ग हो सकता है, अगर 9 का भी वो वर्ग हो सकता है। ठीक है, 9 अगर मान लीजिए एक अंक हुआ ना, 9 81 भी हो सकता है। 4 कहीं पे है तो उसके 2 भी का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है इकाई अंक। 8 आए 64 में भी इकाई अंक आएगा 4, और 2 का करेंगे तब भी 4 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप 6 में 4 6 और 9 में 3 7, 5 में केवल 5 आएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देख लीजिए वर्गमूल हम निकालते कैसे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि वर्गमूल हम लोग निकालते कैसे हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। कैसे, जैसे उसका लास्ट में 2 डिजिट हम उसको ले लेते हैं, 2 डिजिट ले लेंगे, देखेंगे उसमें इकाई का अंक क्या है, दोनों डिजिट में इकाई का अंक तो फिर लास्ट वाला ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या पाएँ है 4 है ना। 4 अब किसका किसका हो सकता है, या तो 4 जिसका वर्ग होगा उसके इकाई के अंक में या तो 2 होगा या तो 8 होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी, तो उसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि जब जो शेष संख्याएं हैं 77 यहाँ पे शेष संख्या हुई ना, शेष संख्या के देखेंगे कि इसके
इर्द गिर्द कौन सी पूर्ण संख्याएं पहुंच सकते हैं। तो हम 6 का वर्ग करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 8 का करेंगे 64, 9 का करेंगे 81 हो जाएगा। तो 81 ज़्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेंगे। तो 8 9 64, यहाँ पे अब 8 भी लिख लेंगे और 2 और 8 है भी लिखा हुआ है। अब ये हमको डिसाइड करना है कि वो 82 का होगा कि 88 का होगा। तो क्या करेंगे, जिस वर्ग जो लास्ट वाला किए हैं 8 का स्क्वायर जो किए हैं उससे एक बढ़ा के लिख लीजिए। 8 9 72, अगर ये 72 जो आ रहा है आपका, ये 72 अगर आ रहा है, अगर 77 वाला जो है उससे बड़ा है, मतलब हमारी संख्या अगर उससे बड़ी है तो हम बड़ा वाला लेंगे, अगर संख्या हमारी छोटी है तो छोटी संख्या लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने 8 9 72 किया है, तो 72 से कौन 77 जो है बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला हम ले लेंगे। तो यहाँ पे 88 हमारा सही हो जाएगा। अगर यही जो है 72 ना के मान लीजिए 78 आ जाता किसी कीमत में, अगर 78 आ जाता तो वहाँ पे ये संख्या हमारी छोटी हो जाती, तो अब हम 82 यहाँ पे सही कर लेते। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि गुणा जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिखा है 32 और हमारा गुणा करने पर भी 32 आ गया, अगर बराबर भी आ गया तब भी हम बड़ी संख्या लेंगे। इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। स्टेप को अगर एक बार कहिए तो रीड कर लेते हैं। पहले इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं देखेंगे कि किस किस का इकाई का अंक वो हो सकता है। फिर शेष संख्या के निकटतम संख्या लेते हैं जो उसका वर्ग हो। अभी हमने किया ना 77 था तो 8 9 64 तक पहुँचे, 9 9 81 नहीं लिए, छोटा ही लेना है। फिर निकटतम संख्या में एक बढ़ाकर गुणा करते हैं। यदि प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या से छोटी हो तो बड़ी संख्या लेते हैं। अभी तो छोटा आया था ना 72, तो हम बड़ी संख्या लिए ना। कौन सा बड़ी संख्या लिए थे, 88 लिए। यदि गुणनफल बड़ा हो तो छोटी संख्या लेते हैं। अभी हम बता रहे थे ना, अगर यही 72 की जगह 78 आ जाता तो छोटी संख्या 82 हम लेते हैं। बराबर होने पर भी बढ़ा लेते हैं, देखिए बराबर होने पर भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आपको जो है नहीं मिलने वाला कहीं पे, तो आप लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए, नोट करिए और उसको सीखिए। देखिए यहाँ पे हम बराबर वाला भी लेके आ गए हैं, देख लीजिए 1296 आ गया। 1296 क्या सबसे पहले करेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 96 96 जब लेंगे तो किसका हो सकता है, 4 का होगा या तो 6 का होगा, ठीक है। दोनों को ले लेंगे। फिर शेष संख्या जो बनी है, शेष संख्या कितना 12, 12 के पास जाएंगे, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, 4 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 का 9 करेंगे। अब उससे एक बढ़ा के लेते हैं तो 3 चौका 12, यहाँ पे देख रहे हैं बराबर आ गया, बराबर आ गया तो बराबर वाले में भी बड़ा वाला हम लेंगे, तो 36 यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो था पूर्ण वर्ग था आपका, और पूर्ण वर्ग और पूर्ण मतलब उसका क्या होता है वर्ग और वर्गमूल, वो आपका हो गया, ठीक है। अब अगला हमारा टॉपिक है घात और घातांक, ठीक है। तो घात और घातांक को सबसे पहले समझ लेते हैं। किसी संख्या का उसी में जितनी बार गुणा करते हैं उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। जैसे समझते हैं इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार किए ना तो 2 की पावर 3, तो 3 यहाँ पे घात हो जाएगा और 2 आपका आधार हो जाएगा, ठीक है। इसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा भी है, ठीक है। 5 की पावर 4, तो 4 यहाँ पे घात हो गया, आधार आपका हो जाएगा 5। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है नियम है, इसी नियम पे आधार पे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए इसको देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते भी चलेंगे। a की पावर m गुणे a की पावर n बराबर a की पावर n प्लस n। एग्जाम्पल क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 6, तो 2 और ये जो 4 है दोनों जुड़ के 6 हो जाएंगे। और a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस 1। एग्जाम्पल 3 की पावर 10 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 4, 10 में से 6 घट जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर a की पावर m इंटू a की पावर n की पावर l बराबर a की पावर n यल हो जाएगा। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, तो सारा का गुणा हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 3 की पावर 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला रूल है कि a की पावर
ए इंटू बी की पावर इंटू सी की पावर यम है, तो ए की पावर यम इंटू बी की पावर यम इंटू सी की पावर यम हो जाएगा। जैसे 3 गुणे 2 गुणे 4 की पावर 2 बराबर 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2 हो जाएगा। फिर अगला है, अगर कहीं ए की पावर यम है तो उसको लिख सकते हैं हम 1 में ए की पावर यम। जैसे अगला एग्जाम्पल के में है 3 की पावर 2, तो उसको 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसको हल करेंगे तो 1/9 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी चीज़ का पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको 1 नंबर दिलाने में मदद कर सकता है। 2 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 होगा, 1000 की पावर 0 है तो उसका भी पावर बराबर 1 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मतलब सबको बराबर नज़र से देखा, कोई भी संख्या हो उसका पावर 0 होगा। 1 में बी की पावर -n बराबर हो जाएगा। अगर उसको पलटेंगे तो बी की पावर ए की पावर n हो जाएगा। जो 5वां कॉन्सेप्ट है उसी से मिलता जुलता 6वां कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लीजिए, 3/2 की पावर -2 है, तो अगर उसको हम 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसको हल करेंगे तो 4/9 आ जाएगा। आगे करिए, आगे चलते हैं। आगे है क्या है, ए की पावर ए गुणे बी की पावर यम बटे में पी इंटू क्यू की पावर यम बराबर हो जाएगा। तो अलग अलग सब पे पावर चढ़ जाता है। ए की पावर यम, बी की पावर पी की पावर यम बटे में क्यू की पावर, ये हो जाएगा। तो इसको भी आप ऐसे देख सकते हैं, 3 गुणे 2 की पावर 5 है बटे में 4 गुणे 5 की पावर 5 है। तो सब पे अलग अलग 5 की पावर लग जाएगा। जैसे 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 बटे में 4 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, ए की पावर यम अगर बराबर बी है तो ए बराबर हो जाएगा बी की पावर 1/m हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है ए की पावर 3 बराबर 8, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू बराबर होगी 8 की पावर 1/3। इसको जब 8 को तोड़ोगे तो 2 की पावर 3 लिख सकते, गुणे 1/3 करोगे तो कट के आ जाएगा 2 की पावर 1 बराबर 2, उसका आंसर हो जाएगा। ए की पावर यम की पावर n बराबर ए की पावर m की पावर n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर लिखा है तो 3 की पावर 2 की पावर 3 हो जाएगा, अर्थात इसका जब 2 का पावर 3 करेंगे तो 3 की पावर 8 आ जाएगा। तो ये हो गया घात और घातांक से संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम है उसको आप लोगों ने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं औसत से संबंधित। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे में पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ लीजिए और जितने पद हैं उनको उससे डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका औसत। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम निकालते हैं तो n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2 हो जाएगा। तो अगर औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर होता है पदों को योग बटे में पदों संख्या। तो यहाँ पे पद कितने हैं, n है, तो n से जब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले को तो n यहाँ से ख़त्म हो जाके n+1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अभी हम पीछे ही सब पढ़े हैं, कितना होता है n+1 ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। अगर औसत जब निकालेगा तो यही वाला जो n है वो कम हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, हम इसलिए इसको 2 बार लिख दिए हैं जिससे आपका यहाँ पे भी रिवीजन हो जाए, जो चीज़ें आप पढ़े हैं वो फिर से रिवाइज होती चले। अगर वहीं घनों का योग हो, उसको हम बताए हैं घनों का योग n ब्रैकेट में n+1 की पावर 2, उसी को इसने क्या किया है, उसी को इसने ओपन कर दिया है। तो जब औसत निकालोगे, ठीक है, यहाँ पे औसत ही डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पे देखिए योग है, योग सॉरी पहले योग लिखा है। तो जब इसको यही होता ना n+1 डिवाइड, इसको जब करोगे तो ये आएगा n², क्या आ जाएगा n² n+1 डिवाइड बाई 2। तब इसका औसत निकालोगे तो n से भाग करोगे तो एक n यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे एक n की पावर 1 ही हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। ऐसे ही ये प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n² होगा। n प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, n²। तो अगर उसका औसत निकालेंगे तो केवल n हो जाएगा। और प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n+1 हो जाएगा। और प्रथम n विषम संख्याओं का जब औसत निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा, क्योंकि औसत में n वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया औसत से संबंधित कुछ चीज़ें। और भी है, n विषम संख्याओं के n विषम तक की संख्याओं का औसत बराबर n+1 डिवाइड बाई 2। अगर वहीं सम होगा तो n+2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। प्रथम
n सम संख्याओं को औसत बराबर होगा 2n+1 2n+1 डिवाइड बाई 3। ये होता है, ये कुछ हैं चीज़ें। अगर इन सब चीज़ों को आप नहीं भी ध्यान रखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये जानिए सम संख्याएं विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप वहाँ प्रश्न के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया प्रथम 5 विषम संख्याएं, तो 5 विषम संख्याएं लिख लीजिए ना। कौन होती हैं? 1 3 5 7 9, उनको जोड़ दीजिए। तो आपको कुछ जो ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका बेसिक एक चीज़ ध्यान रखिए, औसत बराबर होगा पदों का योग अपान में पदों की संख्या। अगर आप ये चीज़ें रख पाते हैं आप, तो आपका समय बचेगा बस। तो आपका जो है औसत में अगर आप इन सारे फार्मूलों को नहीं भी याद रखते हैं, केवल इतना याद रखते हैं कि औसत बराबर पदों का योग अपान पदों की संख्या, और सम और विषम क्या होता है उसको आप जानते हैं, तो आप तब भी प्रश्नों को बना पाएंगे। इतना कोई याद रखने की ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा तो आपका समय बचेगा। अब अगला एक टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। प्रतिशत में जो चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इतना ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें हम जो है आपको प्रश्न के माध्यम से कराएंगे। अगर कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 जो होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3 या जो है 33.3%। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3 या 16.66%, 1/7 होता है 14 सही 2/7% या 14.28%, 1/8 होता है 12.5 या 12.5%। ठीक है, 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9 या 11.11%। 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11 या 9.09%, 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3 और 8.33% होता है। 37.5 का मतलब होता है परसेंट कहीं लिखा हो तो उसको हम फ्रैक्शन में 3/8 लिख सकते हैं। 57 सही 1/7 लिखा तो 4/7 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, ये चीज़ें आई कैसे। जैसे मान लीजिए कहीं पे अगर कोई भिन्न दिया है 1/2 और इसको बोला है फ्रैक्शन में, इसको भिन्न है, इसको बोल रहा है कि आप परसेंटेज में बदलो, तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर दीजिए इसको। ठीक है, तो आ जाएगा 50, यही 50% हो जाएगा। भिन्न को अगर परसेंट में बदला है, अगर परसेंट में कहीं है, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है 50%, 50% को भिन्न में बदलो, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे गुणा किए थे परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्न से परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 1/2 आ जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अब ये चीज़ें कैसे आई है। ठीक है, ये प्रतिशत हो गया, औसत हो गया। ठीक है, दशमलव भिन्न, हाँ दशमलव भिन्न तो हो ही गया ना, हाँ दशमलव भिन्न हो चुका है, सॉरी। फिर अब आइए, ये जो है आपका चीज़ें जो है सारी चीज़ें हो गई हैं, दशमलव भिन्न, औसत, प्रतिशत, सब कुछ हो गया है। अब इसमें आपका कुछ जो है बचता है, क्या बचता है आपका महत्वपूर्ण फार्मूला। ये कहीं दिया नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसको आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण फार्मूला को क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर कहीं पे a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a-b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, a+b का होल स्क्वायर अगर दोनों को जोड़ देंगे, a+b का होल स्क्वायर + a-b का होल स्क्वायर, तो आएगा 2a² + b²। अगर वहीं पे अगर हम इन चीज़ों को घटा दें, a+b का होल स्क्वायर में से a-b का होल स्क्वायर घटा दें तो 4ab आएगा। a² - b² बराबर होता है a+b, अगले ब्रैकेट में a-b, a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट में a+b, a-b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab, ब्रैकेट में a-b। प्लस वाले में हर जगह प्लस है, माइनस वाले में हर जगह प्लस के स्थान पे माइनस हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। a³ + b³ बराबर होता है a+b, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में a² + b² - ab होगा। अगर वहीं पे a - b का होल क्यूब करेंगे तो a³ - b³ बराबर होगा a - b, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में a² b² + ab होगा।
तो दोनों में कंपेयर करके देखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ गया, और यहाँ माइनस ए बी था प्लस वाले में, यहाँ पे प्लस ए बी आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का जो फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। फिर अगर है कि अगर ए प्लस बी बराबर 0 हो जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3ab सी होगा। कैसे होगा देखिए, अगर यहाँ पे ए प्लस बी की सी की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, और तब आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर 0, और 3ab के उधर कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। फिर उसी से रिलेटेड है, जब संख्याओं का मान बहुत बड़ा हो, अगर छोटी छोटी संख्याएं हैं तो ठीक है, नहीं तो उसका फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इससे और आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो ये हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो एक पार्ट इसमें और बच रहा है, वो है क्या है, साधारण अंकगणितीय समीकरण, उसको हम देखते हैं। तो इसमें एक और टॉपिक यही बच रहा है, जो कि है, आप देख पा रहे हैं, साधारण अंकगणितीय समीकरण। मतलब आपको समीकरण देगा, उसको हल करना रहेगा, तो उसको हम वी बॉड मास आप सुने होंगे ना, तो उसमें वी और ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं पे पेंडुलम या बार होता है तो सबसे पहले उसको हम हल करते हैं। ये बॉड मास क्या है, बॉड मास क्या है कि उनको हल करने का क्रम क्या होगा। तो वी पार हो जाएगा पेंडुलम या बार, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ का, डी से डिवाइडेशन, एम से मल्टीप्लिकेशन, और ए से एडिशन, और यस से क्या हो जाएगा आपका सबट्रैक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं वी बॉड मास का रूल। ठीक है, जैसे वन कूलम में आप जानते हैं क्या होता है, बार होता है ब्रैकेट, आप मतलब का हो जाएगा डिवीजन, भाग गुणा, और उसके बाद जोड़, फिर लास्ट में घटाव किया जाता है। तो इसको हम जब कल जो है सीख रहे होंगे इस पे आधारित प्रश्नों को, तब हम आपको कराएंगे। तब तक आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। फिर इसी में एक साधारण अंकगणितीय समीकरण है, ये है बीजगणितीय समीकरण। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, वन लाइनर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। समीकरण दिया है तो ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अगर इक्वल टू 0, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 है, तो उस समीकरण के 3 हल हो सकते हैं। वो हल कौन कौन है उसको देख लीजिएगा। अगर ए वन अपान में बी ए वन अपान में ए टू इज नॉट इक्वल टू, ए वन अपान में ए टू बराबर नहीं है बी वन अपान बी टू के, तो क्या होगा, वो होगा यूनिक सलूशन। क्या होगा, वो होगा आपका यूनिक सलूशन। ठीक है, और वो एक दूसरे को काट रहे होंगे। यूनिक सलूशन मतलब उसका केवल एक सलूशन होगा। अगर ए वन अपान में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू के है, लेकिन वो सी वन सी टू के बराबर नहीं है, तो उसका कोई भी सलूशन नहीं होगा, नो सलूशन। और वो जो दोनों रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, अगर ए वन अपान में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपान में सी टू, तीनों अगर बराबर होंगे तो उसके इनफाइनाइट सलूशन होंगे, और रेखाएं एक दूसरे पर ही होंगी। ठीक है, ये हो गया तीनों चीज़ें। तो जितना भी हमारा जो है अभी तक सिलेबस था उसको हम लोगों ने देख लिया है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि आपका जैसे सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपका पूर्ण संख्या, फिर वर्ग, फिर भिन्न और दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, घात, घातांक, औसत, प्रतिशत, और ये जो है आपका साधारण अंकगणितीय समीकरण। हमने इसको इतना देख लिया है, और कल हम लोग जो है देखेंगे, कल हम लोग जो है इस पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो था जो भी चीज़ें थी, जैसे आपका ये पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, वर्ग, वर्गमूल, ठीक है, और घात, घातांक, औसत, प्रतिशत और साधारण समीकरण, हमने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आपको बता दिया है।
आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये PDF हम आपको जो है अभी चैनल पे भेज दे रहे हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से इसको आप देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी है, पिछले साल का ये जो प्रश्न आए हुए थे, आप प्रश्नों को भी देख सकते हैं, कहाँ से प्रश्न पूछा गया था, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे 2 बटे में है आपका 196 बराबर 72/56, ये देखिए वर्गमूल से हो गया या घनमूल से, वर्गमूल से कह सकते हैं। और अभी जब हमने जो आपको फार्मूला बताया है, ये फार्मूले पे आधारित दूसरा प्रश्न है। किस पे आधारित है? ये फार्मूले पे आधारित आपका ये वाला प्रश्न पूछा गया है, उसी फार्मूले पे, और इसका हल करना है, ठीक है। और देखिए एक प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया था, एक प्रश्न पिछली बार आपके पूछा गया था उससे प्रतिशत से, एक औसत से। और सेकंड शिफ्ट में आप आएंगे, सेकंड शिफ्ट, ये तो फर्स्ट शिफ्ट का था, ये सेकंड शिफ्ट का है। सेकंड शिफ्ट में भी प्रश्न वहीं से पूछे गए थे, एक वर्गमूल से था, और ये वो था, और ये भी देखिए घनमूल से था प्रश्न, ठीक है। ये आपका प्रतिशत से हो गया, ये औसत से एक प्रश्न पूछा गया था। तो हम कल वाले जो है, जब कल ले आएंगे इसके कॉन्सेप्ट के बाद, अगला जिस पे हम आधारित प्रश्न को कराएंगे, उन प्रश्नों को इस प्रकार से हमारा प्रयास है कराने का कि उसी टाइप के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसका नोट्स बना लीजिए, और कल की क्लास में मिलिए। आपका 5 नंबर हम जो है पूरा कराएंगे, इस बात का जो है वो है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। जो महत्वपूर्ण उस पे संबंधित फार्मूला है, जो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, हमने आपको बता दिया है। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसका नोट्स एक ज़रूर बनाइए। और कल के वीडियो में जब आएंगे तो आपको प्रश्नों को करने में मज़ा भी आएगा। और आशा करते हैं कि हम जो है आपके 5 के 5 प्रश्न इसी पे आधारित मिले आपको, और मिलेंगे ही, क्योंकि ये सिलेबस है तो हम सिलेबस करा रहे हैं। और जब हम प्रश्नों की श्रृंखला करा देंगे तो आपके अंदर और एक जो है आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आप प्रश्नों को सारे सही कर पाएंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।